हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज करंट अफेयर स्टार्ट किए थे वार्षिक यूपी पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, उसमें आज हमने केंद्रीय बजट 2023-24 लेके आया है, जिसमें कि जो भी इसका निचोड़ हो सकता है दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने सबको समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रीय बजट का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट जो है, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 ईस्वी में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो दोस्तों, भारत का पहला बजट पूछा जाएगा तो आज़ादी से पहले 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाएगा दोस्तों, कब पेश किया गया था? तो उस टाइम के तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी जी 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी जी द्वारा। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। अगर दोस्तों इसमें सीक्वेंस पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले में तो सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई 10 बार किए हैं। इनके बाद पी चिदम्बरम जी 9 बार किए हैं बजट पेश। प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा जी 8 बार, मनमोहन सिंह जी 6 बार, और वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण जी है ये 5 बार कर चुकी हैं। ये 2023-24 का जो बजट है, ये निर्मला सीतारमण जी का 5वीं बजट है। तो दोस्तों, हम लोग को सीक्वेंस में याद रखना है, टॉप 3 याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई 10 बार, फिर पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार। 3 तो याद रखना है दोस्तों। और वर्तमान की निर्मला सीतारमण जी इस बार जो बजट पेश किए ये 5वीं बार था, और इसको अमृतकाल का पहला बजट भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार का 2023-24 का बजट जो है 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और इसको अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। अमृतकाल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? 2022 से 47 के बीच में, यानी 2022 से 47 के बीच में जो दोस्तों 25 साल होते हैं, उसी को अमृतकाल कहा गया है। तो उसमें ये पहला बजट था 2023 में, तो इसलिए इसको अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। और निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह 5वां बजट है। नॉर्मली बजट में ये 5वां बजट है सीतारमण जी का, और अमृतकाल का पहला बजट है। और इस बार का कुल बजट जो है 45.03 लाख करोड़ का था दोस्तों। तो याद रखेंगे 2023-24 का बजट जो है कितने का था? 45 लाख करोड़ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो भी था, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो इनकम जो है हमारे बजट में जितने भी है प्राप्ति सोर्स, तो इनकम कहाँ से आता है उसमें टॉप 3 याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऋण और देयता से आता है 34%। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है दोस्तों? ऋण और देयता से 34%। इसके बाद जीएसटी से 17%, 17%, और आयकर और निगम कर दोनों से 15%। और तो ये टॉप 3 याद रखेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा ऋण और देयता से 34%, जीएसटी से 17%, और आयकर से 15%, और निगम कर से 15%। और ये भी एक याद रखेंगे, सीमा शुल्क जो है ये 4%। नेक्स्ट, रुपया कहाँ जाता है? तो रुपया कहाँ जाएगा दोस्तों? ऋण हम लोग सबसे ज़्यादा 34% ऋण लेते हैं, तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो ब्याज हम लोग जो है 20% ब्याज के रूप में ही खर्च कर देते हैं। तो रुपया कहाँ जाता है, यानी खर्च कहाँ करते हैं? बजट के जो रुपया होता है प्राप्ति के बाद जो खर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान में 20% चला जाता है। यानी 100 रुपया में 20 रुपया हम लोग जो है ब्याज पे ही खर्च कर देते हैं। इनके बाद सेकेंड में हम लोग राज्यों का हिस्सा, जो सभी स्टेट का जो होता है सेंट्रल बजट में जो हिस्सा होता है, क्योंकि राज्य से ही तो जीएसटी और ये सब कलेक्शन करके सेंट्रल को जाती है, तो फिर वो सेंट्रल क्या करती है, हर एक राज्य को उसका अपने जो भी होता है उसके मतलब एक रूल रेगुलेशन के अनुसार, वित्त आयोग के आदेशानुसार जो है सभी को डिवीज़न किया जाता है पैसों का। तो राज्यों का जो हिस्सा है केंद्र सरकार जो देगी सभी राज्यों को, वो 18%। तो ब्याज भुगतान में 20%, सभी राज्यों को
18% दिया जाएगा और केंद्रीय योजनाएं पे मतलब केंद्र सरकार जो योजना चलाएगी उसमें 17% खर्च होगी। और इसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं पे 9%। केंद्र प्रायोजित योजना में दोस्तों ये होगा कि सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलके ये योजना चलाती है, यानी ज़्यादातर इसमें राज्य खर्च करती है और थोड़ा बहुत सेंटर का भी इसमें जो है हेल्प होता है 25% और के आसपास। तो केंद्र प्रायोजित योजना पे 9% खर्च होगा। रक्षा पे 8%, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। रक्षा पे 8%, सब्सिडी भी इंपॉर्टेंट है 7% और पेंशन पे 4%। तो सभी याद रखना है दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है। टॉप 3 पूछेगा तो आप याद रखेंगे, ब्याज भुगतान, फिर राज्यों को हिस्सा, फिर केंद्रीय योजनाएं 20%, 18%, 17%। और इसके बाद जो है रक्षा पे 8%, सब्सिडी पे 7% और पेंशन पे 4%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आगे क्वेश्चन है कि 2023-24 में अनुमान लगाया गया है। 2023-24 में सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों कि 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 6.4% रहेगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि दोस्तों 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा 6.4% है, क्योंकि 22 का जो है अभी 23 में बजट पेश हुआ है, तो 23 में जो है एक तिमाही का तो अभी बजट आया नहीं था, क्योंकि 1 फरवरी को ही बजट आ गया, तो एक तिमाही तो कंसिडर हुआ नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं, बजट हो या सर्वे हो। तो 2022 के हमने 3 तिमाही का ले लिया, लेकिन अंतिम तिमाही का कंसिडर नहीं हुआ, इसलिए 2022-23 के लिए भी राजकोषीय घाटा जो है 6.4% रहेगा, ये भी एक अनुमान है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2023-24 लिखा हुआ है, 23-24 के लिए क्या अनुमान है राजकोषीय घाटा 5.9%, यानी 22 और 23 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान 6.4% है, जबकि 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान 5.9% है। तो 23-24 का ही और अनुमान पढ़ लेते हैं। तो 2023-24, क्योंकि बजट जो होता है आगे का योजना होता है दोस्तों, आगे के लिए हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं। तो 23 में अभी बात करें तो 23-24 ये बजट हो गया। तो 23-24 में देखेंगे तो राजकोषीय घाटा जो है 5.9% का अनुमान है। राजस्व घाटा जो है 2.9%, प्राथमिक घाटा जो है 2.3% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। तो दोस्तों ये ऐसे ही याद रखेंगे, सीक्वेंस में घटते क्रम में मैंने लिखा है 5.9, 2.9, 2.3, 1.7। इधर देखेंगे तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और लास्ट में प्रभावी राजस्व घाटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये VVA क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे हम लोग कि इसमें पूछा है कि इस वित्तीय वर्ष ग्रोथ अनुमान कितने का है। तो ग्रोथ रेट जब पूछा जाएगा इस वित्तीय वर्ष में तो 7%। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि इतना ट्रिलियन डॉलर का हो जाएंगे, तो उसमें ग्रोथ रेट बढ़ा के मतलब जितना ग्रोथ रेट अच्छा होगा उतना जो हम लोग जो है 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बन सकते हैं। तो इस वित्तीय वर्ष जो है ग्रोथ अनुमान जो है, ग्रोथ रेट जो है भारत का अनुमान है वो 7% का है। तो ग्रोथ अनुमान कितने का है 7% का। अब 2014 से उपलब्धियां, यानी 2014 से उपलब्धियां यानी जब से मोदी जी का सरकार बना है बीजेपी गठबंधन का, तब से जो है क्या उपलब्धियां हुआ 2014 से अभी 22-23 तक। तो 2014 से कंपेयर करके इनको दिखाया जाएगा। 2014 से उपलब्धियां का मतलब 2014 से अभी तक में क्या चेंजिंग आए। तो पहला है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय जो है दुगुनी हो गया है, यानी अभी जो है वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति का आय जो 1.97 लाख है पर ईयर, यानी 1.97 लाख पर ईयर जो है ये वर्तमान में है। और 2014 की तुलना में यह क्या है दुगुना हो गया, यानी इससे पहले कितना होगा 1.97 लाख का आधा कर दीजिए, लगभग 1 लाख के बराबर होगा 2014 में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है, पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख, ये याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पे, यानी 2014 में हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे था, और अभी वर्तमान में जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था वो 5वें नंबर की GDP हो गई है। हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था बन गए हैं। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान जो है हम लोगों ने कितना अभी वर्तमान में कर रखा है 126 लाख करोड़ का। तो ये पूछा जा सकता है कि जैसे प्रति व्यक्ति आय अभी की कितनी है तो 1.97 लाख, अभी वर्तमान में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। उसी तरह पूछा जा सकता है वर्तमान में डिजिटल भुगतान कितना का है तो 126 लाख करोड़ रुपया का। उसी तरह अब जो काम है दोस्तों वो लिखा गया है कि 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया, यानी 2014 से ये 22 तक में क्या किया गया इसके बारे में बताया जा रहा है या क्या चेंजेज आए हैं। तो
तो 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाया जा चुका है। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन हो चुका है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो कितने LPG कनेक्शन हो गए हैं, तो ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया जा चुका है 2014 से अभी तक। और 47.8 करोड़ जो है वो PM जन धन बैंक में अकाउंट खुलवा चुके हैं। जो वित्तीय समावेशन के लिए जो योजना चलाई जा रही थी उस टाइम था, जीरो बजट पे मतलब जो है हम लोग अकाउंट खुला सकते थे, वो PM जन धन बैंक जो है, जो खाते खुलवाने के अभी तक कितने लोग इसमें खाते खुलवा चुके हैं? 47.8 करोड़, लगभग 48 करोड़ के आसपास लोग खाते खुलवा चुके हैं। और 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा हो चुका है। तो खाते खुलवाए PM जन धन बैंक में 47.8 करोड़, जबकि व्यक्तियों का कितने करोड़ व्यक्तियों का बीमा हो चुका है? तो 44.6 करोड़, यानी 44.5 करोड़ के आसपास। और ये जो व्यक्तियों का बीमा हुआ है किस योजना के तहत? PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना। अकाउंट खुलवाए PM जन धन बैंक योजना के तहत, और जबकि हम लोग जो है बीमा जो हम लोग करवाए हैं 44.6 करोड़ लोगों का, वो PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि PM किसान सम्मान निधि द्वारा 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को नगद अंतरण किया गया। मतलब 11.4 करोड़ लोगों को जो है टोटल 2.2 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए। किस योजना के तहत? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यानी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपया का ट्रांसफ़र हुआ 11.4 करोड़ किसानों को। तो PM किसान सम्मान निधि है तो किसान को ही नगद हस्तांतरण हुआ। तो किसान को, कितने किसान को? तो 11.4 करोड़ किसान को। कितने लाख करोड़ रुपये? तो 2.2 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण। आगे क्वेश्चन है 102 करोड़ लोगों को कोविड टीका लग चुका है। ये भी डाटा याद रखेंगे कि 102 करोड़ लोगों को कोविड टीका लग चुका है। अगला डाटा है दोस्तों, कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न मिला। कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न मिला। और 2023 में भी PM गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ व्यय होगा। तो इस बार का बजट में जो है PM गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ जो है व्यय होगा 2023 में। और जबकि कोविड के दौरान हुआ था कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीनों तक जो है मुफ्त खाद्यान्न दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। तो रिबेट जो है क्या है? टैक्स है दोस्तों। रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और व्यक्तिगत आयकर में स्लैब्स की सीमा घटाकर 5 कर दिया गया है। पहले 6 स्लैब था, अब जो इसको घटा करके कितना किया गया है? 5 कर दिया गया है। और कर छूट की सीमा को बढ़ा करके 3 लाख किया गया, यानी 0 से 3 लाख तक जो है आपका इनकम टैक्स जो है उस पर जो है आयकर नहीं लगेगा, 0% लगेगा। तो ये याद रखेंगे। पहले ये 2.5 लाख का आंकड़ा था तो पिछले साल, तो अब जो है वर्तमान में जो बजट है 3 लाख रुपये तक जो है आयकर में छूट है। 0% टैक्स देना पड़ेगा, 3 लाख तक रुपया का टैक्स नहीं, उसके आगे लगेगा। और 5 स्लैब हो गया वर्तमान में 6 से घट के। ये व्यक्तिगत आयकर की बात करें इनकम टैक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट की कितनी प्राथमिकताएं हैं? तो बजट की जो है 7 प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन? समावेशी विकास, अंतिम छोर व तक व्यक्तियों तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, स्वक्षमता को सामने लाना यानी क्षमता बढ़ाना, हरित विकास यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है दोस्तों इस बार? समावेशी विकास, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, स्वक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समावेशी विकास पे आते हैं।
तो समावेशी विकास में हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब पढ़ेंगे। तो वो जो 7 प्राथमिकता पढ़े उसमें पहला है प्राथमिकता समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में पहला जो है कृषि है। अब कृषि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटल, पहला पॉइंट है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करेंगे। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना किया जा रहा है, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। किसकी स्थापना किया जा रहा है? कृषि गतिवर्धक कोष, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड का जो है स्थापना किया जाएगा। ये कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना किस लिए किया जा रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए या कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। आगे है कि बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है किया जाएगा। ये जो है 2200 करोड़ इसमें खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि ऋण। कृषि ऋण पे जो है, कृषि ऋण में पशुपालन भी आ जाती है, डेयरी और मत्स्य की। इस पे 20 लाख करोड़ खर्च किए जाने की प्रावधान किया गया इस बार बजट में। तो बागवानी पे 2200 करोड़, कृषि ऋण में 20 लाख करोड़। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। मत्स्य पालन में निवेश जो है दोस्तों 6000 करोड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब भारत को मिलेट, यानी मिलेट को इस बार श्री अन्न कहा गया है, तो भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना है और इसके लिए हैदराबाद में जो है सेंटर खुल रहा है। और इसमें याद रखेंगे दोस्तों कि हम लोग जो है श्री अन्न के यानी मिलेट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है और जबकि निर्यात करने में हम लोग सेकेंड स्थान पे हैं भारत पूरे विश्व में। और साथ में व्यापक भंडारण व्यवस्था की भी बात की गई है। तो इतना पॉइंट जो है कृषि से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल। मेडिकल में दोस्तों जीडीपी, ये वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि मेडिकल में जीडीपी का 2.1% खर्च किया जाएगा। इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड। 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। कितने? 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। 157 मेडिकल कॉलेज से संबंध, मतलब 157 मेडिकल कॉलेज पहले से बने हुए हैं और उसी से रिलेटेड 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत बनाया जाएगा। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत और 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा जो है जीडीपी का इसमें 2.9% खर्च शिक्षा पे किया जाएगा। शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने पर प्रोत्साहन। तो शिक्षक को प्रशिक्षण, बच्चे और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने पर प्रोत्साहन। अब नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट समावेशी विकास पहला खत्म हो गया प्राथमिकता। अब दूसरे प्राथमिकता पे आते हैं, अंतिम छोर तक पहुंच। इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो अंतिम छोर तक पहुंच के लिए सबसे पहला पॉइंट है जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग द्वारा अंतिम छोर तक पहुंच किया जाएगा। आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब ये याद रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो संवेदनशील जनजाति समुदाय के लिए है, इस पे कितने का खर्च किया जा रहा है? 15,000 करोड़। ये एसटी समुदाय के लिए है, ये याद रखना है दोस्तों, आदिवासी समुदाय के लिए है, यानी एसटी समुदाय के लिए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी T4 ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है पे 15,000 करोड़ खर्च करने की बात है और ये संवेदनशील जनजाति समुदाय के लिए है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? 3 वर्षों में, कितने? 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय के लिए 38,800 अध्यापक की नियुक्ति होगी। तो 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय और 38,800 अध्यापक की नियुक्ति। तो याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं
सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कर्नाटक क्षेत्र में ऊपरी भद्रा योजना चलाया जा रहा है। VBA क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि ऊपरी भद्रा योजना का कहाँ पे किया जा रहा है, तो कर्नाटक में सूखा से जो ग्रसित क्षेत्र है वहाँ पे जल संसाधन देने के लिए, और इस पे 5300 करोड़ रुपया का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके बाद दोस्तों PM आवास योजना, PM आवास योजना पर 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और पिछले बजट की तुलना में इस बार जो है PM आवास योजना पर 66% बजट में मतलब इसके लिए प्रावधान बढ़ गया है, मतलब जो 66% ज़्यादा खर्च हो रहा है इस बार। अब है पूरा लेखों के डिजिटलीकरण के लिए, मतलब जो हम लोग अभिलेख हैं या जो भी पुरानी चीज़ हैं, जो धरोहर है हमारा, तो पुरालेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री चलाया जा रहा है। भारत श्री योजना है, भारत श्री नाम दिया गया है। ये हैदराबाद में स्थापित होगा और इस पे 1100 करोड़ रुपया खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। तो अवसंरचना और निवेश में देखेंगे तो पहला पॉइंट है पूंजीगत निवेश को 33.4% बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 10 लाख करोड़। तो पूंजीगत निवेश पे कितना खर्च होगा, 10 लाख करोड़, और ये कितना बढ़ गया है, 33.4% बढ़ गया है। नेक्स्ट है अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्षों तक ब्याज रहित ऋण जारी करना, मतलब केंद्र सरकार जो है राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्ष तक के लिए ब्याज रहित ऋण देगा। ब्याज रहित ऋण का मतलब है दोस्तों कि ऋण जो है दिया जाने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऋण देगी तो 50 वर्षों तक ब्याज नहीं लेगी, उसके बाद ही ब्याज लगेगा। अब है अगला क्वेश्चन है रेलवे पे 2.4 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे पे कितना खर्च होगा, 2.4 लाख करोड़। इसके बाद दोस्तों पत्तन यानी बंदरगाह, कोयला, इस्पात के लिए 100 महत्वपूर्ण परियोजनाएं लगाई जाएंगी जिस पर 75,000 करोड़ खर्च होंगे। इसमें जो है 15,000 करोड़ निजी क्षेत्र में, यानी पत्तन, कोयला, इस्पात के लिए 100 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिस पे टोटल 75,000 करोड़, और इसमें से 15,000 करोड़ निजी क्षेत्र में, यानी 60,000 करोड़ इसमें खर्च होंगे और निजी पे 15,000 करोड़। अब शहरी अवसंरचना का सृजन भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राथमिकता है कि क्षमता को सामने लाना, स्वक्षमता को सामने लाना, यानी AI केंद्रित जो भी 3 शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, अनुसंधान, ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी क्षमता बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, रोबोटिक्स में बढ़ाना है, 5G सेवा में जो है निपुण करना है, E-कोर्ट को लाना है, डिजी लॉकर की बात किया जा रहा है, और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि विवाद से विश्वास स्कीम भी चलाया जा रहा है। तो क्षमता को सामने लाने में विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरित विकास से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है दोस्तों। तो हरित विकास जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए कितना पैसा खर्च करने की बात है, तो 35,000 करोड़। तो 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 35,000 करोड़ खर्च करने की बात किया गया। उसके लिए हरित हाइड्रोजन मिशन पे 19,700 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन मिशन पे कितना खर्च किया जाएगा, 19,700 करोड़। और लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड लगेगा और ये 20,700 करोड़ इस पे खर्च होगा। तो सभी डाटा हमने दोस्तों दे डाला है, तो आप लोग बस देख लीजिए अपने अनुसार और याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लद्दाख में जो है कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड लगेगा, 13 गीगावाट। तो उस पर खर्च कितना होगा, 20,700 करोड़। आगे है दोस्तों 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र बनेंगे, यानी अवशिष्ट से धन संयंत्र जो बनेगा कितने, टोटल इसे 500 नए परियोजना लगाए जाएंगे। फिर आगे है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पे
जो कि कितने का क्षमता होगा, 4000 मेगावाट क्षमता होगा। इस पे भी जो है काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है बजट में। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वीवीआई है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है, तो अमृत धरोहर योजना। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है तटों के किनारों जो मैंग्रोव विकास कर रहे हैं हम लोग, मैंग्रोव वन का विकास के तहत किस योजना को प्रारंभ किया गया। यानी कहा जाएगा कि तट पे जो हम लोग मैंग्रोव वन का जो भी हमारे समुद्री एरिया है, गुजरात से लेकर इधर बंगाल की खाड़ी जो भी है, कि तट पे जो मैंग्रोव का विकास करेंगे किस योजना के तहत, तो मिष्टी योजना। यानी मिष्टी योजना मैंग्रोव से रिलेटेड है और अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड है। अगला जो है प्राथमिकता है दोस्तों युवा शक्ति। अब युवा शक्ति के लिए क्या किया जा रहा है, तो इसके लिए 3 पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। पहला है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे, तो 30। किसके तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। नेक्स्ट है 50 पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। यूनिटी मॉल स्थापित करने, जो भी है यूनिटी मॉल को स्थापित किया जाएगा 2025 तक में सभी जगह। तो यूनिटी मॉल पूछा जाएगा दोस्तों क्या है, तो ये जो है ODOP को बढ़ावा देने के लिए, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का स्थापना 2025 तक भारत में हर जगह किया जाएगा। तो यही 3 याद रखेंगे युवा शक्ति में, यूनिटी मॉल 2025 तक सभी जगह, ODOP को बढ़ावा देने के लिए, 50 पर्यटन गंतव्यों का विकास और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला दोस्तों, प्राथमिकता में वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में क्या याद रखना है आपको, MSME के लिए ऋण गारंटी जो है 2 लाख करोड़ अतिरिक्त कॉर्पस निधि का विस्तार। यानी जो है MSME के लिए ऋण गारंटी के लिए कौन सा निधि लाया जा रहा है, कॉर्पस निधि। तो पूछा जाएगा कॉर्पस निधि जो है किससे रिलेटेड है, तो ये जो है MSME से रिलेटेड है और इस पर 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस निधि का विस्तार किया जा रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र, नेक्स्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये 2 लाख राशि जमा करने की इसमें सुविधा दी जाएगी और 2 वर्ष के लिए है और इस पर 7.5% ब्याज है, 7.5%। यानी महिला सम्मान बचत पत्र जो है इसके तहत 2 वर्ष के लिए 2 लाख राशि जमा करने की सुविधा है और 7.5% इस पर ब्याज देना होगा। आगे इसमें अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि जो है 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख किया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि कितना किया गया, 15 लाख से 30 लाख। तो इसमें 3 पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र में कि MSME के लिए ऋण गारंटी 2 लाख करोड़ अतिरिक्त कॉर्पस निधि का विस्तार, महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख राशि जमा करने की सुविधा 2 वर्ष के लिए और इस पर 7.5% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। तो ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना और इसमें 10,000 करोड़ की बात की गई है। 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, 10K मैंने लिखा है, यानी 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, कौन करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। यानी जो है Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और इसका मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा और इसमें लगभग 10K यानी 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा।
आगे दोस्तों, मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी की शुरुआत किया जाएगा। पूछा जाएगा आई गॉट कर्मयोगी क्या है, तो सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन कितना दिया जा चुका है। विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया गया है। सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया जा चुका है 5.94 लाख करोड़ का। इसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय जो है 2.7 लाख करोड़ इस पर खर्च किया जा रहा है। रेल मंत्रालय पे 2.4 लाख करोड़ का या 2.41 लाख करोड़ का, और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पे 2.06 लाख करोड़ का, गृह मंत्रालय पे 1.96 लाख करोड़ का, रसायन और उर्वरक मंत्रालय पे 1.78 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय पे 1.6 लाख करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दोस्तों, 1.25 लाख करोड़, और संचार मंत्रालय पे 1.23 लाख करोड़। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज़्यादा खर्च की जा रही है, ये याद रखेंगे 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन 2.7, रेल मंत्रालय 2.41, ये 3 याद रखेंगे दोस्तों, और इधर कृषि और किसान मंत्रालय 1.25 लाख करोड़, इतना तो 4 याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ही बचा है दोस्तों। विभिन्न योजनाओं का आवंटन जो किया गया है, इसमें जो है जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, बजट में ऐसा प्रावधान दिया गया है। पीएम आवास योजना पे 79,590 करोड़, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 2,491 करोड़, फार्मास्यूटिकल पे 1,250 करोड़, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 5,172 करोड़, और पीएम मत्स्य योजना 6,000 करोड़, ये हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों पहले भी। और ये हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य जो है, हम लोग पढ़े थे आगे, कि हरित हाइड्रोजन मिशन जो चलाया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना है। यही लक्ष्य है कि हम लोग क्या करेंगे। हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन, ये याद रखना है, 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन प्रत्येक वर्ष उत्पादन करेंगे। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाया जा रहा है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया जा रहा है। और ये भी है दोस्तों, याद रखेंगे कि पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है पारंपरिक शिल्पकारों का विकास के लिए लाया जा रहा है। नेक्स्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है, याद रखेंगे दोस्तों कि 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, यानी 2017 से पहले जो था रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो इसमें जो है एनडीए गवर्नमेंट में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017 में। आगे देखते हैं दोस्तों, 2-4 पॉइंट और बचे हैं। अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। तो ये भी है, याद रखिएगा। और पीएम ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के लिए लाइफ जो है कार्यक्रम शुरुआत किया है। ये दोस्तों हम लोग पहले भी करंट में पढ़ चुके हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता में बदल दिया है? तो ये 2019 में बदल दिया, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ऊपरी भद्रा योजना। तो ऊपरी भद्रा परियोजना जो है कर्नाटक में स्थापित होगा। इसके लिए बजट में 5.3 हजार करोड़ का आवंटन किया जा रहा है, और यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इम्प्लीमेंट या लागू किया जाएगा। तो ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक में 5.3 हजार करोड़ इस पर खर्च होगा, और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया जाएगा। मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब जो है हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा। तो मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब हैदराबाद में।
इसके आगे है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समय सीमा को बढ़ाया गया है और ये 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें जो है, इसमें कुछ टैक्स जो है स्लैब है, इसको याद रखना है। कर की दर जैसे हम लोग पढ़े थे, 0 से 3 लाख रुपये तक 0% टैक्स लगेगा। फिर 3 से 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपये तक 10%, 9 से 12 लाख रुपये तक 15%, और 12 से 15 लाख रुपये तक 20%, और 15 लाख से अधिक रहेगा तो 30%। तो हम लोग को ये याद रखना है दोस्तों, 0 से 3 लाख रुपये तक 0%। बाकी हम लोग एक सीक्वेंस में याद रख लेंगे, तो ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहकारिता पे 2-3 पॉइंट है। 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर जो है 15% कम होगी। तो सहकारी समिति पे क्या याद रखेंगे कि 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर टैक्स की दर जो है 15% कम होगी, पहला पॉइंट। दूसरा है दोस्तों, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नगद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है। तो 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है। और ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश में 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का बजट का निचोड़। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और काफ़ी अच्छा इसका हमने जो है नोट्स तैयार किया है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।